गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की हम क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा जो ओएसआई मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है, जिसको हम डेटा लिंक लेयर का नाम जानते हैं, उस लेयर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर हमारे पास में बहुत एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमारे पास में जो जो भी रोल प्ले करती है, उस रोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डेटा लिंक लेयर में जो फ्लो कंट्रोल होता है, वो फ्लो कंट्रोल होता क्या है, फ्लो कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक होती है, और फ्लो कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती है उसमें कौन किस मैकेनिज्म के द्वारा हम क्या टास्क परफॉर्म करवाते हैं, और उसके बेस पे जो एमसीक्यू एग्जाम बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, उस सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की बात करें तो देखो एक पॉइंट समझो। अगर यहाँ पे हम ओएसआई मॉडल की बात करें, ओएसआई मॉडल में हम यहाँ पे 7 लेयर ओएसआई मॉडल के बारे में हम जब डिस्कशन करते हैं, तो हमारी जो डेटा लिंक लेयर होती है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर से बिलो होती है और फिजिकल लेयर से अब होती है। ठीक है, तो जब जब भी कोई डेटा सेंड किया जाता है तो उस टाइम पे नेटवर्क लेयर से डेटा किसको मिलता है, डेटा लिंक लेयर को मिलता है। और भी डेटा लिंक लेयर के बारे में अगर हम बात करें तो आप कहते हैं डेटा लिंक लेयर क्या करती है, आपकी नोड टू नोड डिलीवरी गारंटी लेती है। अब यहाँ पे ना नोड टू नोड डिलीवरी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उन इन पॉइंटों के बारे में बेसिक सारे पॉइंट्स हम अच्छे डिस्कशन करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। और फिर डेटा लिंक लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी होती है, जिसको फ्लो कंट्रोल का नाम जानते हैं, उस फ्लो कंट्रोल को हम डेप्थ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में आपका डेटा जो फॉर्मेट होता है वो किस किस फॉर्मेट में होता है, पैकेट की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेटवर्क लेयर में जो आपका एड्रेस काम में आता है वो कौन सा काम में आता है, आईपी एड्रेस काम में आता है। लेकिन जब डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो डेटा लिंक लेयर में आपका डेटा होता है वो फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे हम जिस एड्रेस के बारे में बात करते हैं वो एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है, जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस कहते हैं, हम इथरनेट एड्रेस कहते हैं, हम एनआईसी कार्ड एड्रेस कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं। ये एक 48 बिट का एड्रेस होता है। ये एड्रेस के बारे में ऑलरेडी हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे डेटा लिंक लेयर की हमारी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें तो डेटा लिंक लेयर की जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी होती है, उन इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में डेटा लिंक लेयर बेसिकली क्या करती है, हमारे पास में यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के पास में जो डिवाइस होते हैं, मतलब डेटा लिंक लेयर पे जो ऑपरेट होने वाले डिवाइस होते हैं वो हमारे स्विच और ब्रिज होता है। हमें पता है कि जो हमारा लेयर 2 स्विच होता है उसको हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होने वाला डिवाइस, और साथ में जो ब्रिज है वो भी डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। फिर अगर बात करें डेटा फॉर्मेटिंग की बात करें तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा होता है वो फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है, फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, धरना फ्रेम फॉर्मेट को हमें अच्छे से स्टडी करना है। फ्रेम फॉर्मेट के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि फ्रेम में क्या क्या फील्ड मौजूद होती है, वो सारे पॉइंट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करें एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेस यहाँ पे कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हम फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है, जो आपका होता है 48 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक 48 बिट का एड्रेस होता है, और ये जो 48 बिट का एड्रेस होता है इसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपकी एड्रेस फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी आपसे डिस्कशन हो चुका है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी के रूप में हम फंक्शनलिटी बात करते हैं, तो हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्रेमिंग होता है, और मैक सब लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डेटा लिंक लेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर स्टडी करते हैं। वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो सारे पॉइंट हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं भाई हमारे पास में जब नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर से जब डेटा आता है डेटा लिंक लेयर के पास में, तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, अपनी फंक्शनलिटी अटैच करती है, और उसके बाद में डेटा किसको दे देते हैं, फिजिकल लेयर को दे देती है। और बेसिकली फिजिकल लेयर के बाद जो डेटा है वो आपके जो ट्रांसमिशन जो मीडियम होते हैं, उन ट्रांसमिशन मीडियम की सहायता से आपके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में हमने लास्ट क्लास में वो भी डिस्कशन कर लिया था सारे पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखो बेसिकली अगर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर को हम 2 सब लेयर में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। डेटा लिंक लेयर की जो 2 सब लेयर है उसको हम कहते हैं, एक तो होती है लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर, और एक होती है कौन सी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। देखो नाम से पता लग रहा है, लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो ना लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर होती है ना, ये आपकी नेटवर्क लेयर के करीब लेयर होती है। एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर कहाँ पे होती है, नेटवर्क लेयर के करीब लेयर होती है। और जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है ये फिजिकल लेयर के नियर होती है। ये किसके नियर होती है, फिजिकल लेयर के नियर होती है। ठीक है, तो ये अच्छे पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ बात करें, देखो अगर लॉजिक लिंक कंट्रोल की बात करें तो लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर में हम फंक्शनलिटी की बात करें तो हम फंक्शनलिटी में एक बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की, एक बात करते हैं एरर कंट्रोल। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल के लिए हम टेक्निक की बात करें तो फ्लो कंट्रोल की टेक्निक के रूप में हम एक तो स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के बारे में बात करते हैं, एक हम बात करते हैं गो बैक एन एआरक्यू, एक हम बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। हम यहाँ पे जनरली हम फ्लो कंट्रोल ग्रुप में 3 टेक्निक के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कंट्रोल एरर कंट्रोल बात करें, एरर कंट्रोल ग्रुप में हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन की, एरर करेक्शन की। एरर डिटेक्शन की टेक्निक की बात करें तो एरर डिटेक्शन टेक्निक जैसे पैरिटी स्कीम होगी आपका, चेकसम हो गया आपका, सीआरसी हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें जो सीआरसी है वो आपकी इंपॉर्टेंट एक अच्छा एरर डिटेक्शन एक मैकेनिज्म होता है, और जिसके ऊपर आपके जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीआरसी के ऊपर आपको अच्छे से डिस्कशन करना है, और सीआरसी में आपको पूरा अच्छे से पूरा जो कंप्लीट इसका सीआरसी का जो आपका कैलकुलेशन होता है ना वो आपको आना चाहिए। ठीक है,
एरर करेक्शन की बात करें तो एरर करेक्शन ग्रुप में हम किसकी बात करते हैं, हेमिंग कोड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हेमिंग कोड के बारे में बात करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो देखो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि भी हमारे पास में जो आपके पास जो मीडियम होते हैं जिसको हम कहते हैं माध्यम, मतलब कि डेटा को दो डिवाइस के बीच जब हम एक्सचेंज करवाते हैं तो हम किसी ना किसी मीडियम के बारे में बात करते हैं, माध्यम के बारे में बात करते हैं। वो जो माध्यम है ना, वो माध्यम के रूप में हम ऑलरेडी पहले से पढ़ भी चुके हैं भाई, हमारे गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायर्ड, वायर्ड में हमने केबल्स के बारे में बात की थी, केबल में हमने 3 टाइप केबल के बारे में बात की थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। फिर जो अनगाइडेड मीडिया था इसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हमने रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन वेव के बारे में बात की थी। वो कंप्लीट डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से मैंने पहले से ऑलरेडी बता रखा है। तो वो सारे पॉइंट्स पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना है, क्योंकि इस टाइम पे लास्ट के टाइम पे आपको जो रिकॉल करना है, रिकॉल आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से करना है हर पॉइंट्स को, जिससे कि किसी टाइप से कोई गलती ना हो। फिर आप बात करें तो जैसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमारी लेयर होती है वो फिजिकल लेयर के नियरेस्ट लेयर होती है, और यहाँ पे ये जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है ये बेसिकली हमारे पास में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल बात करें तो प्योर होगा, सलोटेड होगा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं जैसे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल होते हैं, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं। तो वो फिर जब हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल जब पढ़ेंगे तो उसके उस टाइम पे हम सारे प्रोटोकॉल्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, है ना। जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। एडवांस जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन से बनते हैं। डेटा लिंक लेयर पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, एडवांस क्वेश्चन जब बनते हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास में जो हमारी सब लेयर है, दो सब लेयर मतलब लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर है, तो हम कहते हैं लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर प्रोवाइड इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर। देखो अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था कि क्या करती है, नेटवर्क लेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। कौन? लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमारी जो लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर होती है वो क्या करती है, वो आपके नेटवर्क लेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक, अच्छा, फंक्शनलिटी ग्रुप में हैंडल एरर चेकिंग एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। एरर की चेकिंग और फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी हम बात करते हैं इसकी? डेटा लिंक लेयर की, सॉरी डेटा लिंक लेयर में लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर की। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर की बात करें तो हम कहते हैं मैनेज प्रोटोकॉल एक्सेस टू फिजिकल नेटवर्क मीडियम। तो आपके पास में जो फिजिकल नेटवर्क मीडियम होता है, इसका मतलब जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर के अंदर जब हम डेटा ट्रांसमिट करने के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में जो माध्यम है उस माध्यम में डेटा ट्रांसमिट करते समय हमें कौन कौन से मैकेनिज्म को काम में लेना होता है, हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। तो वो जो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके अंडर होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंडर होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फिर आप बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू द शेयर्ड मीडिया। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में बात करें तो भाई हमारे पास में मैक एड्रेस होता है। हार्डवेयर एड्रेस मतलब क्या होता है? हमारे पास में जो मैक एड्रेस होता है उस मैक एड्रेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाती है? आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर निभाती है। ठीक, और साथ में भी आपके शेयर्ड जो चैनल होते हैं ना, शेयर्ड मीडियम के बारे में बात करें तो भी सिंपल सी बात है, जब हम बस टोपोलॉजी स्टडी करते हैं तो बस टोपोलॉजी में हमें पता है कि हमारे पास में जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे डिवाइस क्या करते हैं? एक सिंगल शेयर ट्रांसमिशन मीडियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे डिवाइस एक ही ट्रांसमिशन मीडियम को फॉलो करते हैं। ये जो हम स्टडी करते हैं, इस स्टडी के रूप में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे एक ही मीडियम को फॉलो करते हुए और डेटा क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब एक से ज़्यादा डिवाइस एक ही मीडियम को जब फॉलो करते हैं तो उस टाइम पे पॉइंट आता है कि भाई अगर यहाँ पे एक से ज्यादा डिवाइस एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर देगा तो फिर होगा क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास डिवाइस ए है, ये हमारे पास डिवाइस बी है, ये हमारे पास डिवाइस सी है, ये हमारे पास डिवाइस डी है। अगर मान के चलो एक साथ दो डिवाइस ने डेटा ट्रांसफर कर दिया, अगर एक साथ दो डिवाइस का हमारा डेटा ट्रांसफर हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारा डेटा कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और कोलिजन क्या होता है, कोलिजन किस कारणवश होता है, ये सारा ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। पॉइंट्स पे ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये जो कोलिजन होता है इस कोलिजन को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और कोलिजन को कम से कम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमारी सब लेयर होती है उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं कि हमारे पास में जब प्योर लो होते हैं, फ्लोटेड लो होते हैं, फिर CSMA, फिर CSMA CD, ठीक, और CSMA CA, ये आपके डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं।
जिसमें हम बात करते हैं प्योरोलोवा सोलोटेलोवा में ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेटेस्ट की बात करें तो CSMA हो गया, CSMA CD हो गया, फिर CSMA C हो गया, और इनके बारे में न्यूमेरिकल एग्जाम के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास में बेसिकली फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की जो बेसिक फंक्शन है जिसमें बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर अगर बात करें यहाँ पे, तो भाई जैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल्स के रूप में बात करते हैं। तो भाई जनरली आपके क्वेश्चंस बनता है डेटा लिंक लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, आपके अच्छा लेवल क्वेश्चन बना हुआ है। इवन कि आपके गेट जो एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो एग्जाम होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर का नहीं है। तो फिर आपको डेटा लिंक लेयर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर अब बात करें तो हमारे पास पहला जो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं इथरनेट, ठीक है। फिर अब इथरनेट का मतलब होता है मोस्ट वाइडली यूज लैन टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा प्रोटोकॉल्स काम आता है कौन सा, इथरनेट। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है जिसको हम कहते हैं PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बात करें, देखो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, तो डायलअप, तो पहले समय में जो डायलअप कनेक्शन के रूप में जो हम कनेक्शन यूज करते थे, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे हम डेटा शेयरिंग की बात करते थे। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक से डेटा शेयर करने के लिए हमारे पास पी प्रोटोकॉल्स काम आता है। फिर एक होता है HDLC, होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी आप किसका होता है, डेटा लिंक लेयर होता है। फिर होता है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले की बात करते हो ये आपके वैन जो नेटवर्क होते हैं, वाइड नेटवर्क होता है, उसमें काम आता है आपका फ्रेम रिले। और फिर हम बात करते हैं वाईफाई, जिसमें बात करते हैं IEEE 802.11। तो वायरलेस लैन स्टैंडर्ड के लिए आपका प्रोटोकॉल कौन सा होता है, वाईफाई। और वाईफाई का जो आपका IEEE स्टैंडर्ड है, वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.11। उधर ना जो वाईफाई है ना, उस वाईफाई में बहुत सारे सब स्टैंडर्ड होते हैं। तो 802.11 है ना, इसके भी बहुत सारे क्या है, सब स्टैंडर्ड है। और जिनकी क्या होती है, जिनकी सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है, और उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज के बेस पे उनके उनके डेटा कम्युनिकेशंस की रेट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, वो भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि उनके ऊपर भी एग्जाम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आपके सारे क्लियर हो गए। एक बार दोबारा देख लीजिए सारे प्रोटोकॉल्स, आपको सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास में डेटा लिंक लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपके यहीं से पुट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा लिंक लेयर तो आपकी OSM मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर बन जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर होती है, वो डेटा लिंक लेयर बेसिकली हम करते हैं नोड टू नोड डिलीवरी करती है। अब आप कहोगे सर नोड टू नोड डिलीवरी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमारे पास मान चलो एक नेटवर्क है, एक दूसरा नेटवर्क है, ठीक। अब देखो एक तो क्या होता है, जब हम सेम नेटवर्क में डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। सेम नेटवर्क में डिवाइस के बीच जब डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो हमारी डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और जब हम दो नेटवर्क के बीच में हम डेटा एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, है ना। अच्छे से पॉइंट नोट डाउन कर लेना। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, लेकिन डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोड टू नोड डिलीवरी। तो यहाँ पे अगर हम डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें, तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, प्रत्येक नोड से आपको डेटा अगले नोड तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी निभाती है, ठीक। यहाँ पे हम नोड टू नोड डिलीवरी के बारे में बात करते हैं, है ना। नोड टू नोड डिलीवरी, नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवरी के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो फिर हमारी कौन सी होती है, हमारी डेटा लिंक लेयर, ठीक। अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी का मतलब क्या है। देखो हम बात करते हैं हमारे को क्या करना है, पीसी ए से पीसी बी के बीच हमें डेटा एक्सचेंज करना है। मान के चलो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास दो पीसी है, एक लैन नेटवर्क में हमारे पास दो पीसी है, एक तो हमारे पास पीसी ए है और एक हमारे पास पीसी। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक लैन सेगमेंट में हमारे पास दो पीसी है, और ये जो लैन सेगमेंट में दो पीसी आपके कनेक्टेड है, इनके बीच आप क्या कर रहे हो, डेटा एक्सचेंज करना चाहते हो। अब जब डेटा एक्सचेंज करने के बारे में बात आती है सेम लैन सेगमेंट में, तो फिर आपकी रेस्पॉन्सिबल लेयर जो होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है। अब डेटा लिंक लेयर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है समझो। देखो तो फर्स्ट अगर बात करें तो हम बात करते हैं पीसी ए वांट टू सेंड डेटा टू पीसीबी। पीसी ए है वो पीसीबी को डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक। फिर हम कहते हैं पीसी ए चेक पीसीबी मैक एड्रेस। भाई आपको पता है कि सेम लैन सेगमेंट में जब आप डेटा एक्सचेंज करने के बारे में बात करते हो तो उस टाइम पे आपका मैक एड्रेस काम आता है, ठीक है। तो पीसी ए क्या करेगा, पीसीबी का मैक एड्रेस चेक करेगा, और पीसी ए पीसीबी का मैक एड्रेस जो चेक करता है वो किसके माध्यम से करता है, वो ARP के माध्यम से करते हैं ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बात करते हैं, इस प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। ये जो प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, इस प्रोटोकॉल की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, इसकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल होता है ना,
ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस के बेस पे, आईपी एड्रेस के बेस पे उस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड आउट करवाता है। क्या फाइंड आउट करवाता है, मैक एड्रेस। तो मान के चलो भाई हमें किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस पता है लेकिन उस डिवाइस का मैक एड्रेस हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एआरपी प्रोटोकॉल की हेल्प लेंगे। अब जो एआरपी प्रोटोकॉल की स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। एआरपी प्रोटोकॉल्स में जब हम आईपी एड्रेस के बेस पे मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं तो हमारी क्या होती है, एक से ज़्यादा स्टेप हम फॉलो होती है। वो एक से ज़्यादा स्टेप के जो सीक्वेंस होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपको बहुत अच्छे लेवल के, मतलब वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके ऊपर भी एग्जाम में आपका अच्छे लेवल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है, अगर हम इस प्रोटोकॉल्स की बारे में बात करें तो ये प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करेगा। हेल्प किस रूप में करेगा, अगर मान के चलो पीसी ए को पीसी बी का मैक एड्रेस नहीं पता तो फिर पीसी ए क्या करेगा, एआरपी की रिक्वेस्ट के बेस पे पीसी बी का मैक एड्रेस फाइंड आउट करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गई। अच्छा, थर्ड स्टेप में बात करेंगे, अब पीसी ए क्या करेगा, एक फ्रेम क्रिएट करेगा। क्या करेगा, फ्रेम क्रिएट करेगा। अब फ्रेम जो होती है वो हमारे पता है डेटा लिंक लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर में जो डेटा फॉर्मेट होता है फ्रेम की फॉर्मेट में होता है। उस फ्रेम में क्या क्या होगा, उस फ्रेम में होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मतलब पीसीबी का मैक एड्रेस होगा, और सोर्स का मैक एड्रेस पीसीए का मैक एड्रेस होगा। उसके अलावा फ्रेम में क्या क्या होगा, उसके अलावा फ्रेम में होगा पेलोड, जिसको कहते हैं ओरिजिनल डेटा, ठीक है। उसके अलावा फ्रेम में होता है, एक फ्रेम में टाइप होता है, ठीक है, और एक होता है सीआरसी। तो वो फ्रेम फॉर्मेट में मैं आपको विद डेप्थ तक बताऊंगा, निश्चिंत रहो, पूरा डेप्थ तक बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, ये क्या करेगा, ये पीसीए के द्वारा एक फ्रेम क्रिएट की जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपके पास में जो मेन जो हम जिसको हम रखते हैं फ्रेम में, तो वो आपका सोर्स का मैक एड्रेस होना चाहिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेगा, फ्रेम इज सेंड ओवर द इथरनेट मीडियम। फिर फ्रेम को क्या किया जाएगा, जो इथरनेट मीडियम है, जो भी आपका माध्यम है, उस माध्यम से फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब जब फ्रेम ट्रांसमिट होगी तो उसके बाद क्या होगा, पीसीबी रिसीव द फ्रेम, पीसीबी इस फ्रेम को रिसीव करेगा, चेक इफ द डेस्टिनेशन मैक मैच इट ऑन। ये क्या करेगा, ये अपना खुद का मैक एड्रेस चेक करेगा कि ये फ्रेम मेरे लिए है क्या। अगर ये फ्रेम इसके लिए, तो इफ इट मैच इट एक्सट्रैक्ट द पेलोड। वो क्या करेगा, उसके बाद में जो ओरिजिनल जो मैसेज होता है उस ओरिजिनल मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब जो पेलोड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और अपने पास रख लेगा, और उसके बाद पास इट अप टू द नेटवर्क लेयर फॉर फर्दर प्रोसेस। उसके बाद भाई अगर मान के चलो कि आपको आगे के लिए आपको यूज करना है, तो फिर डेटा लिंक लेयर का काम सिर्फ इतना सा था कि उसने नोड टू नोड डिलीवरी करके दे दी। उसके बाद में फिर आगे किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर आगे की लेयर क्या करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हमने नोड टू नोड डिलीवरी के बारे में डिस्कशन किया। एक बार फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। देखो, फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास भी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर आज की क्लास में बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं कि फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होता क्या है, फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती हैं, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में पूरा डेप्थ लेवल तक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्लो कंट्रोल की बात करें तो भाई एक जनरल क्वेश्चन भी बनता है, और ये जनरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवन कि आपके ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल नॉन टेक एग्जाम था। उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू और रैम के बीच में जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के रूप में जो बफर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बफर कौन सा होता है, वो कैश मेमोरी होती है, ठीक है। वो तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, जैसा कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि भाई हमें पता है कि जो हमारी रैम होती है उसकी स्पीड कम होती है और हमारा जो सीपीयू होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान के चलो कि सपोज करो सीपीयू यहाँ पे 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो रैम है वो सिर्फ 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या क्या कर पा रही है, सीपीयू प्रोवाइड कर पा रही है। तो फिर हम यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात है, जितना डेटा सीपीयू चाहिए उतना डेटा अगर सीपीयू को नहीं मिल पा रहा तो फिर सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू अपनी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट मेमोरी के रूप में हम एक मेमोरी के बारे में बात करते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है कौन सी, कैश मेमोरी। अब यहाँ पे हमारे पास में इंटरमीडिएट जो कैश मेमोरी होती है, ये कैश मेमोरी की स्पीड रैम की कंपेरिजन में काफी गुना फास्ट होती है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू का जो सीपीयू और रैम के बीच का जो स्पीड मिसमैच है वो हमारा क्या हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लो कंट्रोल, मतलब कि डिमांड के अकॉर्डिंग डेटा सप्लाई करना, है ना। फ्लो का मतलब होता है डेटा का फ्लो उतना ही होना चाहिए जितना कि क्या, जितना कि रिसीवर की डिमांड हो, जितना रिसीवर को चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर आप रिसीवर को ज्यादा डेटा दे दोगे, है ना, तो भी गलत है। सेंडर डेटा सिर्फ उतना ही डेटा सेंड करे जितना रिसीवर क्या करे, डिमांड करे। अगर रिसीवर को ज्यादा डेटा मिल गया तो भी फिर गलत है। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा डेटा को रिसीवर। तो यहाँ पे अगर फ्लो कंट्रोल की बात करें
तो पीसी और पीसीबी के बीच में फ्लो कंट्रोल मतलब होता है कि पीसीए के द्वारा उतना ही डेटा सेंड किया जाना चाहिए जितना पीसीबी क्या कर सके, रिसीव कर सके। और इसी टेक्निक्स के रूप में हम क्या करते हैं, 3 टाइप की हम टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल जो टेक्निक होती है उसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक टेक्निक होती है उसको कहते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ARQ का मतलब क्या होता है? ARQ होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मतलब होता है यहाँ पे हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो अगर किसी भी कारणवश अगर नेटवर्क में आपकी फ्रेम लॉस्ट हो गई तो फिर आपके क्या होता है, उस फ्रेम को वापस से रीट्रांसमिट ऑटोमेटिक कर दिया जाता है एक टाइम आउट होने के बाद। वो सारे मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। उसके बारे में निश्चिंत रहो, कुछ चीज़ समझेंगे। एक फर्स्ट जो टेक्निक है जिसको हम करें स्टॉप एंड वेट ARQ। सेकंड टेक्निक जिसको हम कहते हैं गो बैक एन ARQ। फिर नेक्स्ट जो टेक्निक है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट। ध्यान ये जो 3 टेक्निक होती है ये आपकी फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म की टेक्निक। अब इन 3 टेक्निक के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन सी टेक्निक हमारी किस टाइप से क्या हेल्प करती है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, डिटेल से स्टडी करना। ओके, तो सबसे पहले अगर टेक्निक के बारे में बात करें तो फर्स्ट टेक्निक बारे में बात करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। देखो स्टॉप एंड वेट ARQ में होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझना। स्टॉप एंड वेट ARQ हम कहते हैं भाई हमारे पास में ये क्या है, सेंडर है, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम 2 डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करवा रहे हैं। इसमें एक हमारा सेंडर है, एक हमारा क्या है, रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंडर जो है उसके पास में सेंडर की स्लाइडिंग विंडो होती है। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। सेंडर के पास सेंडर क्या होती है, स्लाइडिंग विंडो होती है। अब जो सेंडर की स्लाइडिंग विंडो ना, इस स्लाइडिंग विंडो में आपके स्टॉप एंड वेट ARQ में सिर्फ 2 बिट्स अवेलेबल होते हैं। 2 बिट्स कौन कौन होते हैं, एक तो 0 एक 1। कौन कौन से होते हैं, एक तो 0 होता है, कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंडर की स्लाइडिंग विंडो होती है इसी टाइप से क्या होता है, एक रिसीवर के पास भी रिसीवर की स्लाइडिंग विंडो होती है। इसमें भी आपके क्या होते हैं, 2 ही सीक्वेंस नंबर बिट होते हैं, 0 1, ठीक। अच्छा, स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है, हम एक राउंड ट्रिप टाइम में सिर्फ एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट करवाएंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो कि हमारी नेटवर्क लेयर से डेटा है, तो नेटवर्क लेयर से डेटा किस रूप में आता है, पैकेट्स के रूप में आता है। उसके बाद में जैसे ही नेटवर्क लेयर से डेटा डेटा लिंक लेयर को मिला, डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जब फ्रेम में कन्वर्ट करके और उसको सेंडर से रिसीवर के बीच ट्रांसमिट कर रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सेंडर का जो स्लाइडिंग विंडो है वो अभी फिलहाल इस पोजीशन पे हम स्लाइडिंग विंडो को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, मान के चलो 0 है। तो जो फर्स्ट जो फ्रेम है, पहली फ्रेम के साथ हम पहले सीक्वेंस नंबर 0 को अटैच करके और हम सेंडर से रिसीवर के बीच क्या करवा देते हैं, ट्रांसफर करवा, ठीक है। पहले पहले सबसे पहले सेंडर के पास जो स्लाइडिंग विंडो पे पॉइंट आउट होता है उसको हम पहली फ्रेम के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं और सेंडर से रिसीवर के बीच क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट समझो। देखो यहाँ पे मान के चलो आपने पहली फ्रेम को आपने 0 सीक्वेंस नंबर के साथ क्या कर दिया, रिसीवर के पास ट्रांसफर। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर अपनी स्लाइडिंग विंडो के पहले स्लाइडिंग बिट के साथ इसको कंपेयर करेगा। रिसीवर क्या करेगा, पहली स्लाइडिंग बिट के साथ कंपेयर करेगा। ना स्टेप अच्छे समझ लेना क्योंकि अभी एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके स्टेप के बारे में सबसे पहले सेंडर ने क्या किया, स्लाइडिंग विंडो से अपने एक बिट को अटैच करके फ्रेम को ट्रांसमिट कर रिसीवर के लिए। रिसीवर ने क्या किया, रिसीव किया, कंपेयर किया बिट्स को। कंपेयर करने के बाद में चेक किया क्या ये दोनों बिट सेम है क्या। अगर दोनों बिट सेम पाए जाते हैं तो रिसीवर के द्वारा जो फ्रेम है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रिसीवर फ्रेम एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद में रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर फ्रेम एक्सेप्ट करने के बाद में अपनी स्लाइडिंग को एक बिट से स्लाइड करेगा, अपनी स्लाइडिंग को एक पोजीशन से स्लाइड करेगा। तो स्लाइडिंग कहाँ पे होगी, 0 से 1 पे होगी। और ये जो 1 है ना, ये 1 बेसिकली क्या होता है, ये 1 एक्नॉलेजमेंट के रूप में किसको भेज जाता है, सेंडर को भेज जाता है। और अब ये जो 1 है ना, ये 1 नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होता है सेंडर के लिए नेक्स्ट फ्रेम सेंड करने का, ठीक है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं जो रिसीवर है उस रिसीवर ने क्या किया, सीक्वेंस नंबर 1 को एक्नॉलेजमेंट के रूप में किसको भेज दिया, सेंडर को भेज दिया। अब देखो, अब सेंडर क्या था, इससे पहले तक सेंडर ने अपना टाइमर चला रखा था। क्या चला रखा था, टाइमर चला रखा था। वो टाइमर इसलिए चला रखा था क्योंकि अगर मान के चलो किसी भी कारणवश आपकी फ्रेम अगर लॉस्ट हो जाती तो फिर ये टाइमर आपकी हेल्प करता, इसके लिए ये फ्रेम को वापस से रिट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अभी मत, अब इसको हम नेक्स्ट केस में समझेंगे कि अगर आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, अगर आपका डेटा लॉस्ट, अगर आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगा तो क्या होगा। ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो आगे की स्लाइड है उसमें समझेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो राउंड ट्रिप टाइम है, उस राउंड ट्रिप टाइम मतलब है कि सेंडर ने एक फ्रेम को ट्रांसमिट किया, रिसीवर को प्राप्त हुआ, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट को ट्रांसमिट किया, एक्नॉलेजमेंट किसको मिली, सेंडर को मिली। ये पूरा एक राउंड ट्रिप टाइम होता है।
इस राउंड ट्रिप टाइम के अंदर स्टॉप एंड वेट ARQ में सिर्फ एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट, कितनी फ्रेम को, एक ही फ्रेम को। और ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टॉप एंड वेट ARQ में एक एक फ्रेम को हम क्या करते रहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एक फ्रेम को एक राउंड ट्रिप टाइम में ट्रांसमिट करो। अब इस टाइप से जैसे मान चलो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगी, एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होने के बाद में सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपनी स्लाइडिंग विंडो को एक आगे स्लाइड करेगा, जैसे 1 पे स्लाइड कर दिया, और 1 को अब क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम के साथ, 1 को क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम के साथ अटैच करके और सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसमिट करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम को मतलब नेक्स्ट फ्रेम के साथ 1 सीक्वेंस नंबर को अटैच करके यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसमिट करवा दिया। अब यहाँ पे जब रिसीवर के पास डेटा पहुंचेगा तो रिसीवर की स्लाइडिंग विंडो ऑलरेडी किस पे है, 1 पे, तो ये क्या करेगा, कंपेयर कर लेगा, 1-1 मैच हो गया, तो रिसीवर क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर अपनी स्लाइडिंग विंडो को एक आगे स्लाइड करके, एक आगे स्लाइड करेगा तो बिट्स क्या होगा, 0, इसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के रूप में वापस किसको भेज देगा, सेंडर को भेज देगा। तो इस टाइप से आपके राउंड ट्रिप टाइम में एक एक फ्रेम को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है, लेकिन इस सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली हम एक राउंड ट्रिप टाइम में सिर्फ एक ही फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं। अब मान के चलो कि हमारे पास जो मीडियम है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मीडियम है, एक बार में 10 फ्रेम ले जा सकता है। अगर एक बार में 10 फ्रेम ले जा सकता है, तब भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में सिर्फ एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है, मैकेनिज्म ऐसा है। अब इसके ऊपर एक है ना, एक बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन बना था, बहुत शानदार लेवल क्वेश्चन बना था, और इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। जो एनटी आपकी संस्थान है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो क्या करती है आजकल, यूजीसी नेट जो होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है। और भैया पता है ना, यूजीसी नेट का एग्जाम अब आपको 3 क्वालिफिकेशन के बेस के लिए चलते हैं। एक पीएचडी ओनली क्वालिफिकेशन होती है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन होता है, और एक जेआरएफ होता है वहाँ पे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। तो भाई जैसे मैंने बताया ना, मैं ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, बहुत अच्छी फ्रेम सेंड किए, वो फ्रेम नेटवर्क में किसी कारणवश लॉस्ट हो गई। नेटवर्क में लॉस्ट होने के लिए पीछे बहुत रीजन होते हैं, जैसे मान चलो फ्रेम क्या होगी, कोलाइड होगी, ये आपके जो आपका जो नेटवर्क था वो आपका शेयर्ड चैनल था, और शेयर्ड चैनल में क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस ने एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, डेटा कोलाइड हो जाएगा, और डेटा कोलाइड होने मतलब क्या हो जाएगा, आपका डेटा क्या, खत्म। तो अगर मान के चलो किसी भी कारण से आपकी फ्रेम लॉस्ट होगी, तो फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्निक्स में कैसे काम होता है, देखो यहाँ पे समझो, अगर फ्रेम लॉस्ट हो जाती है तो फिर होगा क्या, कि जैसे ही सेंडर फ्रेम को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करते ही सेंडर क्या करता है, अपना एक टाइमर स्टार्ट कर देता है, और वो जो टाइमर है ना, वो टाइमर इतना होता है कि सेंडर की फ्रेम रिसीवर तक पहुंच जाए और रिसीवर एक्नॉलेज कर दे, इतना एक टाइमर होता है। तो यहाँ पे सेंडर चेक करता है, क्या मेरे को इस टाइमर के अंदर क्या मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो यहाँ पे सेंडर ने टाइमर स्टार्ट किया, और अगर फ्रेम लॉस्ट हो गई तो फिर क्या सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, तो एक पॉइंट के बाद ये टाइमर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और एक पॉइंट के बाद ये टाइमर जो एक्सपायर हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एक टाइम के बाद अगर ये टाइमर एक्सपायर हो जाता है, अगर ये टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो सेंडर है वो सेंडर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैंने जो फ्रेम ट्रांसमिट किया वो किसी भी कारणवश क्या होगी, लॉस्ट होगी, और जब किसी भी कारणवश लॉस्ट होगी तो सेंडर क्या करेगा, फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट कर देगा, और जब फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट करेगा तो वापस से रिट्रांसमिट करने के बाद में सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा, कि फ्रेम वापस से रिट्रांसमिट होगी, रिसीवर को फ्रेम यहाँ पे प्राप्त होगी, रिसीवर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर मैच करेगा, फिर उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेज करने के बाद में सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपनी स्लाइड विंडो को एक साथ क्या करेगा, स्लाइड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं कि अगर फ्रेम लॉस्ट हो गई तो फिर इस टाइप से हमारा टाइमर होता है वो हेल्प करता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हो क्वेश्चन है, ये डायग्राम देख के ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आपके अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको बहुत अच्छे से समझ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट। हम थर्ड केस लेते हैं जिसमें बात करते हैं कि अगर मान के चलो कि सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, मतलब सेंडर ने फ्रेम सेंड कर दी, फ्रेम सक्सेसफुली कहाँ पहुंच चुकी है, फ्रेम सक्सेसफुल रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास जब फ्रेम पहुंच जाते हैं तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक्नॉलेज करेगा। अब रिसीवर ने मान के चलो एक्नॉलेज किया, तो एक्नॉलेजमेंट भी लॉस्ट हो सकती है ना, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी क्या होता है, उस मीडियम से होके आती है। एक्नॉलेजमेंट अगर लॉस्ट होगी तो भी सेंडर क्या करेगा, सेंडर के पास तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेंडर की एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होने के बाद भी सेंडर क्या हो जाएगा, टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाएगा, और ये टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद में सेंडर क्या करेगा,
सेंडर फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट करेगा। अब जब सेंडर फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट करेगा तो यहाँ पे इस बार सीक्वेंस नंबर मैच नहीं होंगे, इस बार सीक्वेंस नंबर मैच नहीं होंगे। क्यों मैच क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर है वो स्लाइडिंग विंडो 1 पे जा चुका है और 1 पे जाके और उसने क्या कर दिया, अपने एक्नॉलेज कर दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट सेंडर तक पहुंची नहीं। तो सेंडर तो फ्रेम भेजेगा, वो तो वही फ्रेम वापस से भेजेगा जिस फ्रेम को इसने पहले सेंड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिसीवर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएगा, ये जो रिसीवर है यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएगा कि भाई मेरे पास जो अब प्राप्त हुई है, मेरे पास में अब जो फ्रेम प्राप्त हुई है वो फ्रेम डुप्लीकेट फ्रेम प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट फ्रेम रिसीवर को प्राप्त होती है। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस फ्रेम को तो क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसको डुप्लीकेट फ्रेम नहीं चाहिए, ठीक। और ये फ्रेम ड्रॉप करके और ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट को दोबारा से भेज देगा, जो लास्ट एक्नॉलेजमेंट थी उसी एक्नॉलेजमेंट क्या कर देगा, दोबारा से भेज देगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंडर को पता लग जाएगा कि अब मेरी फ्रेम सक्सेसफुली पहुंच चुकी है, ठीक। यहाँ पे ये जो केस बनता है, ये केस बनता है एक्नॉलेजमेंट के लॉस्ट होने का। बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के केस के ऊपर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों ही केस में आपको ध्यान रखना है, अच्छे लेवल का आपका क्वेश्चन बनता है ये इस टेक्निक के स्टॉप एंड वेट ARQ में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम करें कि हमारे पास में जो स्टॉप एंड वेट ARQ होता है उसमें हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रेम एंड इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक हम फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एक्नॉलेज आता है, ठीक। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे पास हम कह सकते हैं 1 राउंड ट्रिप टाइम में सिर्फ हम एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, वो मेजर ड्रॉबैक है तो स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल में हमारे जो नेटवर्क के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर जो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन क्या होता है, वेरी लो होता है। क्योंकि अगर मान के चलो आपका जो मीडियम है, उस मीडियम की कैपेसिटी एक बार में 10 फ्रेम ले जाने की है, तो भी आप 10 फ्रेम एक बार में ट्रांसमिट नहीं करवा पा रहे हो। क्यों नहीं करवा पा रहे हो? क्योंकि स्टॉप एंड वेट ARQ में आप एक राउंड ट्रिप टाइम में सिर्फ एक ही फ्रेम क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्निक है जिसको हम कहेंगे यहाँ पे गो बैक एन ARQ, ठीक। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनते हैं इस पे स्टॉप एंड वेट ARQ में। तो स्टॉप एंड वेट ARQ में न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चंस में बेसिकली एक तो इफिशियंसी निकालने का क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल बनता है। तो वो इफिशियंसी निकालने क्वेश्चन किस टाइप से कैसे क्या पुट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है उसका बेसिक बेस क्या होता है। तो देखो, एक तो सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो सेंडर विंडो साइज होती है वो हमारे एक है और रिसीवर विंडो साइज कितनी होती है, एक होती है ना। स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर विंडो साइज कितनी, एक है, रिसीवर विंडो साइज कितनी, एक है, क्योंकि एक फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक फ्रेम रिसीव कर, ठीक। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी मतलब है कि ओवरऑल यूटिलाइजेशन की बात करें, ठीक है भाई, ये जो पर्टिकुलर ये जो टेक्निक है ये कितनी इफिशियंट है। अगर इसकी इफिशियंसी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, ठीक। तो सबसे पहले जब फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाता है तो सबसे पहले फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम होता है। ट्रांसमिशन टाइम डेटा मतलब ट्रांसमिट टाइम फ्रेम का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो फ्रेम होती है वो क्या करती है, वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले या प्रोपोगेशन टाइम। यहाँ पे हमारा सेकंड जो होता है वो प्रोपोगेशन डिले होता है, प्रोपोगेशन टाइम होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन टाइम डेटा का, फिर प्रोपोगेशन टाइम किसका, डेटा का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जब रिसीवर को आपकी फ्रेम मिल जाती है तो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। तो फिर रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट होता है ट्रांसमिट टाइम किसका, एक्नॉलेजमेंट का। और फिर क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम किसका होता है, एक्नॉलेजमेंट का होता है। एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से कहाँ पे पहुंचती है, सेंडर के पास पहुंचती है। तो ये क्या होता है, ये ओवरऑल आपका क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम का ओवरऑल क्या होता है, आपका पूरा टाइम होता है इसमें एक राउंड ट्रिप टाइम में एक फ्रेम को ट्रांसमिट करें। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल टाइम के बारे में बात करें तो ओवरऑल टाइम में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेज हम रखते हैं ना वो हम नेग्लेजेबल कर सकते हैं। वो नेग्लेजेबल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट की साइज बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे हम बात करें सिंगल BT भेज रहे हैं एक्नॉलेजमेंट रूप में, तो फिर ये जो टाइम होता है इस टाइम को हम इसलिए नेग्लेज कर देते हैं कि ये टाइम मतलब ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेजमेंट का है वो बहुत शॉर्ट टाइम है। तो इसको नेग्लेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को स्टेप से लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 × 2 मल्टीप्लाई प्रोपोगेशन डिले
या प्रोपोगेशन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम है, ट्रांसमिट टाइम किसका, डेटा का काम में ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई प्रोपोगेशन डिले, ठीक। अब अगर जब जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीटी का मतलब मैं ट्रांसमिट टाइम बात कर रहा हूँ और टीडी का मतलब प्रोपोगेशन डिले की बात कर रहा हूँ, जिसको हम प्रोपोगेशन टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम इफिशियंसी की बात करें, तो भी इफिशियंसी का मतलब है कि हम एक राउंड ट्रिप में सिर्फ एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं। एक राउंड ट्रिप में हम किसकी बात करते हैं, एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो इफिशियंसी निकल के आएगी, तो इफिशियंसी के लिए जो फॉर्मूला हमारे निकल के आएगा, वो सिंगल राउंड ट्रिप टाइम में सिंगल फ्रेम ट्रांसमिट होगी। तो फिर हम कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। इसको मैंने पूरा डेप्थ तक एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको, लेकिन अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले बेस पे फोकस करो कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एफिशिएंसी क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे जो x है ना, वो x का मतलब है ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। और उसका सॉरी जो एक जो प्रोपोगेशन डिले जो हम बात कर रहा था, प्रोपोगेशन डिले की बात कर रहा था, प्रोपोगेशन टाइम बात कर रहा था, तो x का मतलब प्रोपोगेशन टाइम डिवाइड बाई ट्रांसमिशन, ठीक। तो ये आपका एफिशिएंसी क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन, इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं और अच्छे लेवल के एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो मैंने इसको डेप्थ तक पूरा बता रखा है आपको, लेकिन अभी के लिए आपको रिवीजन क्लास के रूप में तो आपको क्या है, इसको आपको एफिशिएंसी फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में आपका अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बात करें, नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम, ओके। तो यहाँ पे फटाक से इस क्वेश्चन को आपको देना आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की इफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की इफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। और इफिशियंसी को हम यहाँ पे नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा। और यहाँ पे जो x होता है, x क्या होता है, प्रोपोगेशन टाइम या प्रोपोगेशन डिले डिवाइड बाई ट्रांसमिशन, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं इफ द ट्रांसमिशन टाइम, देखो ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे दे रखा है, ट्रांसमिशन टाइम फॉर ए फ्रेम इज 20 नैनो सेकेंड, ठीक। और साथ में क्या दे रखा है, प्रोपोगेशन टाइम इज 20 नैनो सेकेंड। अब ना दोनों यूनिट सेम है, दोनों क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो यहाँ पे फिर आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि दोनों यूनिट से आपका कट जाए, ठीक है। तो देखो ट्रांसमिशन टाइम टीटी का टाइम दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम कितना दे रखा है आपको, 20 नैनो सेकेंड। और साथ में आपको दे रखा है प्रोपोगेशन टाइम, तो आपको पीटी दे रखा है, पीटी दे, प्रोपोगेशन टाइम कितना दे रखा है आपको, 30 नैनो। अब क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। अगर इस फॉर्मूला में हम पुट करते हो, तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, दो को हम किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो को मल्टीप्लाई किस साथ कर देंगे, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ध्यान है मैं बात कर रहा हूँ प्रोपोगेशन टाइम बात कर रहा हूँ ना, तो ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन डिवाइड बाई ट्रांसमिशन। देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो भाई सिंपल बात है, ट्रांसमिशन टाइम यहाँ पे क्या चल जाएगा, यहाँ ऊपर ऐसे चल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन टाइम, है ना, एक ही बात है, और डिवाइड बाई ट्रांसमिशन। अब इस ट्रांसमिशन टाइम कहाँ पे लेके चले जाओ, ऊपर लेके चले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ट्रांसमिशन टाइम डिवाइड बाई ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या, ट्रांसमिशन, ठीक। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला में रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रांसमिशन टाइम कितना दे रखा है भाई, 20, ठीक है। देखो 20 नैनो सेकंड, इसको हटा दो क्योंकि सेम यूनिट है ना, और यहाँ पे क्या है 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 30, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कैलकुलेट करो, 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 60 और 2 20 कितना 80, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, 2 डिवाइड बाई कितना 8, तो यहाँ पे अब इसको सोल्व कीजिए, तो कितना होगा पॉइंट, इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा पॉइंट 2, है ना। और उसके बाद इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 मतलब 25% एफिशिएंट, तो कितना परसेंट एफिशिएंसी हो जाएगी 25% एफिशिएंट, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल एग्जाम में जो आपका किसी भी टाइप का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इस पे डेटा लिंक लेयर पे वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट के होते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला के बेस पे आपके क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए ये एक एग्जाम में आया क्वेश्चन,
ठीक है, एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इसके बेस पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और सोल्व करके यहाँ पे मैंने इसका आंसर निकाला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पुट होते हैं वो क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के पुट। बस ये है कि आपको फॉर्मूला के बेस पे आपको क्या होता है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करना होता है, उसको आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इसको हम बात करते हैं गो बैक एन की बात करते हैं। तो एक बार हम इस मेथड को समझ लेते हैं। गो बैक एन जो आपका टेक्निक होती है, क्योंकि आपकी फ्लो कंट्रोल की जो नेक्स्ट टेक्निक है गो बैक एन ARQ, इसको पहले हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये भी हम सोल्व तब करेंगे जब एक बार आगे की टेक्निक्स को डिस्कशन करें। उससे पहले बीच में आपके बाकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, बाकी कुछ मैकेनिज्म बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में भाई ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली होता क्या है, उसके बाद में प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, प्रोपोगेशन डिले क्या होती है, जिसको हम बात करते हैं हमारे पास मीडियम में एक स्थान से दूसरे डेटा ले जाने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है, जिसको हम प्रोपोगेशन टाइम या प्रोपोगेशन डिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होते क्या है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले के बेस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी पुट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन टाइम। तो बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम मतलब होता है भाई, जब मान के चलो आपके पास में डेटा है वो 100 MB का डेटा है। डेटा की साइज कितनी है, 100 MB। अब वो जो डेटा है ना, उस डेटा को आपको क्या करना है, उस डेटा को आपको इस चैनल को देना है। अब ये जो चैनल है, इस चैनल के रूप में कह सकते हैं कि हमारे पास ये चैनल के रूप में भाई हमारे पास में या तो क्या होगा, वायर्ड केबल होगी या फिर वायरलेस नेटवर्क होगा। अब जो वायर्ड केबल है, उस केबल में या तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी या कोएक्सियल केबल होगी या ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। वायरलेस होगा तो हमारे पास है तो रेडियो होगा, माइक्रोवेव होगा, इंफ्रारेड होगा। तो फिर यहाँ पे जो चैनल है ना, इस चैनल की कैपेसिटी होती है। ये सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी के साथ आपने क्या रखा है, पाइप अटैच कर रखा है। अब आपको क्या करना है, उस पानी की टंकी का पानी खाली करना है उस पाइप के माध्यम से। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी का पानी खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा पाइप की साइज पर। इसी टाइप से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन टाइम होता है ना, वो हमेशा और हमेशा यहाँ पे जो चैनल होता है, इस चैनल की जो बैंडविड्थ होती है, इस पर डिपेंड। तो यहाँ पे जो चैनल की कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ, चैनल की कैपेसिटी, डेटा ले जाने की कैपेसिटी। तो भाई टंकी है, मान चलो 1000 लीटर टंकी है, उस टंकी के साथ में जो पाइपलाइन लगी हुई है, पाइपलाइन की मोटाई कितनी है, वो जो मोटाई है ना, उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि टंकी कितनी देर में खाली। इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम होता है। तो ट्रांसमिशन टाइम का मतलब होता है कि डेटा कितना है और उस डेटा को हम किस बैंडविड्थ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो डेटा साइज डिवाइड बाई, ये क्या होता है आपका ट्रांसमिशन, है ना, याद रखना, रटना मत। पानी की टंकी का एग्जांपल समझ लो, पानी कितना है और पानी को खाली करने के लिए जो पाइप जो अटैच किया हुआ है, उस पाइप की मोटाई कितनी है। तो यहाँ पे नेटवर्क में पाइप तो नहीं होता है, नेटवर्क में चैनल होता है, और चैनल की क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। चैनल क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। जैसे हम बात करते हैं ना चैनल की बैंडविड्थ निकालने, जैसे चैनल की बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी जब सब्सट्रैक्ट कर लेते हो, चैनल की बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाती है। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला ट्रांसमिशन टाइम का है, डेटा साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोपोगेशन टाइम की बात करते हैं, प्रोपोगेशन डिले की बात करते हैं। तो प्रोपोगेशन टाइम और प्रोपोगेशन डिले का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जो आपका चैनल है, इस चैनल में जो फर्स्ट जो चैनल का पहला छोर है, चैनल का पहले छोर के बाद ये चैनल का लास्ट छोर है। पहला छोर मतलब जहाँ पे आपका सेंडर डिवाइस क्या है, जुड़ा हुआ है, और उसके बाद जो रिसीवर डिवाइस क्या है। तो यहाँ से देखना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डेटा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डेटा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोपोगेशन डिले होता है, उस प्रोपोगेशन डिले में होता है कि यहाँ पे ये जो चैनल है, इस चैनल की इस हमारे पास जो मीडियम है, इस मीडियम की डिस्टेंस कितनी है, इस मीडियम की डिस्टेंस कितनी है। तो मान के चलो आपको पानी की टंकी खाली करना है, और आपको पानी टंकी खाली करके क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को लेके जाना है पाइप के माध्यम से। तो फिर हम कह रहे हैं कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पानी लेके जा रहे हो, तो फिर हम जहाँ पे पानी लेके जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे पानी पहुंचा कब,
तो ये तो डिपेंड करता है पाइप की साइज कितनी है, मतलब पाइप की डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही पानी क्या हो लेट पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और साथ में फिर बात करेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ मीडियम मतलब होता है कि भाई आप जिस पानी के पाइप से पानी लेके जा रहे हो, तो मान चलो एक तो जो पानी का पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें जो पानी है वो जल्दी पहुंचेगा। लेकिन मान के चलो पानी का पाइप जो स्ट्रेट, पानी का पाइप स्ट्रेट नहीं है, पानी को पाइप को हम क्या कर रहे हैं, हमने बीच बीच में बैंड कर रखा है भाई, बीच में बैंड करके हमने क्या कर रखा है, उसको अलग अलग जैसे 4-5 हमने उसके अंदर बैंड लगा रखे, कहीं पे हमने टी लगा रखे, कहीं पे हमने बैंड लगा रखे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, पानी के पाइप से पानी लेके जा रहे हैं। तो देखो जो बैंड होता है पानी के पाइप में, वो क्या करता है, पानी के फ्लो को क्या कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है। इसी टाइप से जो यहाँ पे जो आपके पास में जो चैनल होते हैं, चैनल में क्या क्या रुकावट आ रही है, ये हमें पता है ना कि चैनल के अंदर जो रुकावट आती है, जैसे जब हम केबल्स में जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, क्यू स्टेट पर केबल होती है, वो क्या होती है, वो भारी भारी इंटरफेस में, जो आपके भारी एनवायरनमेंट में जो आपके कुछ जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे क्या होती है, वो उससे चैनल उस केबल के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, वो आपका इफेक्ट होता है। उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ये जो मीडियम है, इस मीडियम में क्या क्या रुकावट है, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, प्रोपोगेशन टाइम का, प्रोपोगेशन डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो कई बार क्या होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इस पे आपके पूछ लिए जाते हैं, और जो सिंपल आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, इन सिंपल क्वेश्चंस के बेस, ये सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आंसर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं रखना है। जैसे ट्रांसमिशन टाइम को फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेटा कितना है, डेटा की साइज कितनी है, और बैंडविड्थ कितनी है, चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, और प्रोपोगेशन डिले क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, और चैनल के क्या वेलोसिटी मीडियम कितने हैं, या फिर ना इसको कई बार वेलोसिटी ना देके इसको देते भाई चैनल के अंदर, चैनल जो है उसके अंदर जो रुकावट है, चैनल के अंदर जो अदर बाधाएं हैं, वो किस टाइप की कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल टाइम के बारे में बात करें, तो बेसिकली क्या होता है कि जब दो डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज किया जाता है, तो सबसे पहली जो डिवाइस होती है वो क्या करती है, वो अपने ट्रांसमिशन टाइम की बात करते हैं डेटा की। फिर डेटा क्या होता है, इस डिवाइस से इस डिवाइस तक पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम इसका डेटा का। फिर ये जो डिवाइस है ये क्या करेगी, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी वापस से किसको, सेंडर को। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी, तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए ट्रांसमिशन टाइम होगा किसका, एक्नॉलेजमेंट का। और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, डेटा कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी साइज की होती है, बहुत बहुत कम साइज की होती है, इसलिए एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिशन टाइम एक्नॉलेजमेंट होता है, उसको नेग्लिजिबल किया जाता है। लेकिन हाँ, एक्नॉलेजमेंट आपके ट्रेवल्स करके आपके वापस सेंडर तक आती है, तो ये टाइम आपके कंसिडर किया जाता है, इसका प्रोपोगेशन टाइम किसका, एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो टाइम होता है, ओवरऑल टाइम बन जाता है ट्रांसमिशन टाइम प्लस में 2 मल्टीप्लाई प्रोपोगेशन टाइम है प्रोपोगेशन, तो ये ओवरऑल टाइम कहलाता है ना, ओवरऑल टाइम कहलाता है। जब भी हम क्या करते हैं, चैनल के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करते हैं, ये आपके आगे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब मैं आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे ये जो आपका पास में टोटल टाइम है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा, वो सारे पॉइंट्स आपको समझ, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक आती है उसको बताते हैं गो बैक एनआरक्यू, है ना। गो बैक एनआरक्यू बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास में जो इससे पहली टेक्निक्स थी, उसको हम स्टॉप एंड वेट एआरक्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे, वो टेक्निक्स हम कह रहे थे कि उस टेक्निक्स के अंदर बेसिकली हो क्या रहा था, उस टेक्निक के अंदर जो आपका एक राउंड ट्रिप टाइम था, उसमें सिर्फ आपकी एक ही फ्रेम ट्रांसमिट हो, उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हटाने के लिए हम नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं, और वो जो टेक्निक है वो टेक्निक कौन सी, गो बैक एन, ठीक। अब यहाँ पे गो बैक एन एआरक्यू में क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ पे भाई हमें क्या करना है, हमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें किस टाइप से कैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर क्वेश्चंस किस किस टाइप के पुट होते हैं, उधर ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन से गो बैक एन एआरक्यू पूछ, अगर आपके डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका 50% चांस होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, गो बैक एन एआरक्यू, ठीक। अच्छा, गो बैक एन एआरक्यू में क्या होता है कि यहाँ पे आपके सीक्वेंस नंबर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस नंबर होते हैं, सीक्वेंस बिट होते हैं। तो अगर मान के चलो सीक्वेंस बिट 1 है, तो फिर हम यहाँ सीक्वेंस बिट 1 है तो सीक्वेंस नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस बिट 2 है तो सीक्वेंस नंबर हमारा बन जाएगा 0 1 2 3 4। तो सीक्वेंस बिट 2 का मतलब है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर बन रहे हैं 2 की पावर 2, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरोस करेंगे, 2 की पावर 2 मतलब टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हैं, 4, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरोस होगा। अगर 3 बिट है तो फिर सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 बिट है तो वही सेम कहानी, 3 बिट है 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरोस करेंगे।
और इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मान के चलो n बिट है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर आप काम में लेते हो ना, वो सीक्वेंस नंबर काम में लेते हो 2n-1 था ना, -1 नीचे की साइड है ना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यहाँ पे -1 क्या है, नीचे की साइड, ये रहा -1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं इफ एन सीक्वेंस बिट यूज देन सीक्वेंस नंबर कितना हो जाएगा 2n-, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो अगर 5 सीक्वेंस बिट है तो आपके सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे 2n-5 मतलब 30, और 31 सीक्वेंस नंबर जो होंगे वो कहाँ से होंगे, जीरो, देखो 31 2n-5 - 1 कहाँ से होंगे, 0 1 2 3 4 कैसे करके ऐसे, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में जो हम सीक्वेंस नंबर जो काम में लेते हैं, सीक्वेंस नंबर का लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या 31 है, लेकिन अगर टोटल सीक्वेंस नंबर की बात करो, टोटल सीक्वेंस नंबर 32 होंगे, टोटल सीक्वेंस 32 होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम 31 फ्रेम को एक साथ ट्रांसमिट कर पाएंगे। इसका पूरा मैं आपको कंप्लीट इसका डिटेल बताऊंगा, तो वेट करो, अगली स्लाइड में इसका डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि या तो आपको क्या देगा, या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ, ठीक है, जैसे कि अभी आपसे एक क्वेश्चन जहाँ पूछा गया, देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन रहा, ये कह रहा है इफ गो बैक एन ए आर क्यू इफ द विंडो साइज इज डब्ल्यू एंड द सीक्वेंस नंबर फील्ड इज एन, विंडो साइज डब्ल्यू है, सीक्वेंस नंबर फील्ड इज एन बिट लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। तो कह रहा है कि जो विंडो साइज है, कह रहे हैं जो विंडो साइज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना। विंडो साइज की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है गो बैक एन ए आर क्यू में कितनी होती है, गो बैक एन ए आर क्यू में कितनी होती है, गो बैक एन ए आर क्यू में होती है, जो आपका सीक्वेंस नंबर होता है उसको हम करते हैं 2n, और -1 क्या करते हैं नीचे की साइड, -1 क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, या राइट आंसर बनेगा बी, है ना, 2n और -1 नीचे की साइड है, इसमें -1 क्या है कि n के साथ ऊपर की साइड है, जो कि सेलेक्टिव रिपीट का हो जाएगा, तो सेलेक्टिव रिपीट के बारे में बताऊंगा, सेलेक्टिव रिपीट में हो जाएगा। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे पॉइंट ये कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई आपका जो गो बैक एन ए आर क्यू है उसमें जब आपका विंडो साइज डब्ल्यू है, उस डब्ल्यू विंडो साइज में जो आपके जो मैक्सिमम अलाउड जो वैल्यू है, वो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2n-। अब मान के चलो कि यहाँ पे मान के चलो आपको n की वैल्यू दे देता, n की वैल्यू कितनी दे देता, n की वैल्यू दे देता जैसे मान चलो आपको 6 दे देता, और आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमम अलाउड वैल्यू कितनी होगी विंडो साइज की, तो कितनी होगी 2n-1, कितना बन जाएगा 2 की पावर 6 - 1, 2 की पावर 6 कितना होता है भाई, 2 की पावर 5 32, और 6 कितना होता है 64, 64 - 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो विंडो वैल्यू होगी वो 63 होगी, ठीक है। अच्छे लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन, तो पहला क्वेश्चन बनता है और अच्छे लेवल क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछ जाता है, ओके। इस पे हम बात करते हैं, विंडो साइज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सीक्वेंस बिट होता है उसके बेस पे हमारे सीक्वेंस नंबर डिसाइड होते हैं, और जो सीक्वेंस नंबर जो डिसाइड होते हैं उससे हमारी विंडो साइज डिपेंड करती है। अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि होता क्या है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम 3 सीक्वेंस बिट को हम क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो 3 सीक्वेंस बिट से हमारे जो सीक्वेंस नंबर होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सीक्वेंस नंबर तो टोटल तो 8 होंगे, लेकिन स्टार्ट 0 से होकर कहाँ तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे। अब यहाँ पे जो विंडो साइज होगी, विंडो साइज मतलब होता है कितनी फ्रेम को एक साथ हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेना। विंडो साइज का मतलब होता है कितनी फ्रेम को हम एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब कितनी फ्रेम को आप एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हो, ये आपका कहलाता है विंडो। अब जो विंडो साइज है, उस विंडो साइज में हम कह रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो सीक्वेंस बिट है वो सीक्वेंस बिट है 3, तो 3 सीक्वेंस बिट के बेस पे हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो अलॉट करेंगे वो करेंगे 0 से लेके 7 तक। लेकिन यहाँ पे जो विंडो साइज होगी वो 7 विंडो साइज होगी, क्योंकि 7 तो 7 विंडो साइज कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके 6 तक हो जाएगी। और ये जो 7 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम विंडो साइज, और मैक्सिमम विंडो साइज 0 से लेके 6 तक करेंगे जब आपकी 7 हो जाए। देखो 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो गो बैक एंड आर क्यू, इसमें जो विंडो साइज होती है वो डिपेंड करते हैं कितने सीक्वेंस बिट आपने काम में ले रखे, कितने सीक्वेंस बिट आपने काम में ले रखे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर 3 सीक्वेंस बिट के सहायता से हम 7 फ्रेम को एक साथ हम चैनल में ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब कैसे एक साथ कैसे ट्रांसमिट करेंगे, देखो
सबसे पहले सीक्वेंस नंबर 0 के साथ पहली फ्रेम को अटैच कर देंगे, सीक्वेंस नंबर 1 के साथ दूसरी फ्रेम को अटैच कर देंगे, 2 के साथ तीसरी को, 3 के साथ चौथी को, 4 के साथ पांचवी को, 5th के साथ छठी को और 6th सीक्वेंस नंबर के साथ सातवीं फ्रेम को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। और यहाँ पे एक साथ हम सारी फ्रेम को अटैच करके आगे पीछे हम क्या करते हैं, आगे पीछे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाइपलाइन मैनर में हम सेंडर से रिसीवर के बीच क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे जब रिसीवर को यहाँ पे डेटा प्राप्त होता है तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर यहाँ पे एक एक सीक्वेंस बिट को कंपेयर करते रहता है। अब एक एक सीक्वेंस बिट को जब कंपेयर किया तो कहाँ तक पहुंच गया, 6 तक पहुंच। अब देखो ध्यान ना, रिसीवर की जो विंडो साइज होती है ना वो यहाँ पे गो बैक एंड आर्ग्यू में हमेशा 1 होती है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा पॉइंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है रिसीवर की विंडो साइज कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब रिसीवर एक बार में एक ही फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा। तो पहली फ्रेम को एक्सेप्ट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को, सातवीं को, 7 फ्रेम एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट के रूप में किसको भेज दिया, 7 को। एक्नॉलेजमेंट के रूप में यहाँ पे किसको ट्रांसमिट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट 7 को ट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 7 जब ट्रांसमिट होकर यहाँ पे वापस आती है तो इसका मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो सेंडर है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मैंने जो 0 से लेकर 6 तक की फ्रेम को ट्रांसमिट किया था वो सक्सेसफुली रिसीवर को पहुंच चुकी। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है गो बैक एनएआर। इसके अंदर हम एक बार में एक ज्यादा फ्रेम को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवा। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा लॉजिक है, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। और मैं कह रहा हूं कि अगर फ्लो कंट्रोल क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है गो बैक एनएआर। ठीक है, क्योंकि अच्छा लेवल क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल बनते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान ना, जो विंडो साइज है ना, विंडो साइज के जो फॉर्मूला होते हैं यहाँ पे, तो विंडो साइज के फॉर्मूला में आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि विंडो साइज हमेशा और हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी विंडो साइज हमेशा हमेशा लेस होनी चाहिए 2 की पावर n के। और यहाँ पे n क्या है, सीक्वेंस नंबर। तो जैसे विंडो साइज की बात करें तो विंडो साइज यहाँ पे हमने 7 लिया, n की जैसे 2 की पावर n मतलब 3 बिट, तो यहाँ पे कितना हो 8, तो विंडो साइज कितनी होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए। अगर तीन बिट सीक्वेंस नंबर है तो विंडो साइज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो, 7 ले सकते हो। ठीक है, तो सेंटर विंडो साइज आपकी किस फॉर्मूला से आती है, 2 की पावर n-1 से, क्योंकि जस्ट मैंने इससे पहले आपको, तो मे बी मैं मान के चल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी ले लेंगे, क्वेश्चंस में फिर आपको और अच्छे से। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि मान के चलो कि यहाँ पे जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो सेम वही केस ये आपका, जब हम फ्रेम ट्रांसमिट करते हैं तो फ्रेम आपकी लॉस्ट भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे मान के चलो फ्रेम लॉस्ट होगी, अगर फ्रेम लॉस्ट होगी किसी कारणवश, तो फ्रेम लॉस्ट होने के बाद में क्या होगा, बस वही कहानी, जब ट्रांसमिट किया जा रहा है तो किसी कारणवश आप क्या होगी, फ्रेम क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो फिर यहाँ पे जो सेंडर की विंडो साइज, जो रिसीवर की विंडो साइज है वो क्या 1 है। तो इसका मतलब होता है अगर मान के चलो रिसीवर को यहाँ पे, रिसीवर के पास मान के चलो कि सपोज करो, सबसे पहले केस में क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले केस में क्या, जैसे मान चलो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट किया। अब डेटा ट्रांसमिट करने के बाद में क्या हुआ कि मान के चलो कि जो जो हमारी फ्रेम है, जो हमारी फ्रेम है वो क्या होगी, यहाँ पे लॉस्ट होगी। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हमारी फ्रेम लॉस्ट होगी तो ये केस मैंने क्या, एक मिनट रुको, ये केस मैंने, अच्छा ये सॉरी ये केस मैंने ये बना रखा है, ये केस ये बना रखा है कि मान के चलो कि आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, तो जितनी सीक्वेंस नंबर है ना उन सभी को आपने किस में यूज कर रखा है, उन सभी को आपने डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रखा है। ठीक है, तो एक केस मैंने बना रखा है, इस केस को समझो, केस क्या बना रखा है। मान चलो आपके सीक्वेंस जो बिट है वो 2 बिट है, तो टोटल सीक्वेंस नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कहाँ से, 0 1 2 3, 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास में जो आप मैक्सिमम जो आप विंडो साइज रख सकते हो, वो मैक्सिमम विंडो साइज कितनी रख सकते हो, 3 रख सकते हो। कहाँ तक, 0 1 2 तक रख सकते हो। मान के चलो आपने विंडो साइज 4 रख दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने सेंडर की विंडो साइज है वो इक्वल किसके कर दिया, 2 की पावर n कर दिया। ये अगर ऐसा कर देते हो तो इससे इससे नुकसान क्या होगा उसका बताता हूँ। इससे आपके टेक्निक्स के अंदर ड्रॉबैक क्या जाएगा, ड्रॉबैक बताता हूँ इस स्लाइड में। तो इस स्लाइड में ड्रॉबैक समझो। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे जो सेंडर विंडो साइज है उसको हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया 2 की पावर n के, -1 हमने नहीं किया। अब हमने क्या किया, अब हमने 0 1 2 3 ये सभी सीक्वेंस नंबर को हमने यूज कर लिया फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए। तो 0 1 2 3 इसकी सहायता से हमने 4 फ्रेम को सेंडर रिसीवर के बीच क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। अब रिसीवर की जो आपकी विंडो साइज है वो तो एक ही है, रिसीवर ने क्या किया, पहले 0 को प्राप्त किया, फिर 1 को प्राप्त किया, फिर 2 को प्राप्त किया, फिर 3 को प्राप्त किया, हो गया, सारे प्राप्त हो गए। अब जैसे ही कोई फ्रेम रिसीवर प्राप्त होती है, रिसीवर क्या करता है,
नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो को एक्नॉलेजमेंट के रूप में सेंड करता है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिसीवर ने नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो 0 को एक्नॉलेजमेंट के रूप में क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। और मान के चलो एक्नॉलेजमेंट 0 है ना, ये किसी कारणवश, मान के चलो एक्नॉलेजमेंट 0 है, कि किसी कारणवश आपके नेटवर्क में क्या होगी, लॉस्ट होगी, ये नेटवर्क में क्या होगी, लॉस्ट होगी। अब ये जब नेटवर्क में लॉस्ट होती है, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सेंडर है उसका टाइमर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और सेंडर का टाइमर एक्सपायर होने के बाद में सेंडर क्या करेगा, सेंडर ये जो चारों फ्रेम है ना, इन चारों फ्रेम को रिट्रांसमिट कर देगा, है ना। सेंडर ने तो चारों उसी फ्रेम को रिट्रांसमिट किया है जो पहले वाली है, जो पहले वाली है। अब यहाँ पे जब चारों फ्रेम रिट्रांसमिट होगी तो सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0 1 2 3। अब सीक्वेंस नंबर 0 होगा तो ये जो सीक्वेंस नंबर 0 है ना, ये सीक्वेंस नंबर 0 रिसीवर के पास मैच हो जाएगा। ये सीक्वेंस नंबर 0 रिसीवर के पास क्या हो गया, मैच हो गया। और अगर सीक्वेंस नंबर 0 रिसीवर के पास मैच हो गया तो फिर ये रिसीवर ही समझेगा कि मेरे पास में नया डेटा आया है, जबकि ये डेटा वही है जो पुराना वाला है। तो ये क्या करेगा, रिसीवर सेम डेटा को दोबारा से एक्सेप्ट कर ले, जबकि सेम डेटा को दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। वरना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अगर मान के चलो, यहाँ पे केस ये बनता था, अगर मान के चलो कि सेंडर की विंडो साइज है वो आपकी अगर इक्वल हो जाती है 2 की पावर n के, तो फिर यहाँ पे क्या ड्रॉबैक होगा, तो मैंने ये स्लाइड के अंदर मैंने इस केस को लेके बना के बताया, जो आपके गेट के एग्जाम में आपके अच्छे लेवल को। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी विंडो साइज अगर आप 2 की पावर n के बराबर कर देते हो तो फिर आपका ये ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, ये केस आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट केस में बात करते हैं, जिसमें करते हैं फ्रेम लॉस्ट के बारे में बात। तो देखो बेसिकली होता क्या है, गो बैक एनआरक्यू के अंदर क्या होता है, जो रिसीवर होता है ना उसकी विंडो साइज 1 होती है, और रिसीवर की विंडो साइज 1 होने की वजह से रिसीवर कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब रिसीवर के पास कोई भी बफर नहीं होता। अब मान के चलो कि आपने क्या किया, आपने एक साथ आपने क्या किया, 7 फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया, 7 फ्रेम को आपने एक साथ ट्रांसमिट कर दिया। सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आपने 7 फ्रेम को एक साथ ट्रांसमिट कर दिया। और मान के चलो नेटवर्क में जो 2 नंबर की फ्रेम है ये क्या होगी, लॉस्ट होगी। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर तो एक सीक्वेंस नंबर को मैच करता चलेगा और आपके स्लाइड को एक आगे स्लाइड करता चलेगा। तो रिसीवर की स्लाइड विंडो उसको एक आगे स्लाइड करता चलेगा जब सीक्वेंस नंबर क्या होगा, मैच होगा। और जब मान के चलो 0 फ्रेम है वो सक्सेसफुली प्राप्त होगी, 1 है वो सक्सेसफुली प्राप्त होगी, लेकिन 2 लॉस्ट होगी, उसके बाद क्या कौन सी फ्रेम प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। अब यहाँ पे जब रिसीवर को 3 नंबर की जो फ्रेम प्राप्त हुई तो उसमें जो रिसीवर के पास में जो सीक्वेंस नंबर हो यहाँ पे फिलहाल 2 है, वो अब क्या होगा, मिसमैच हो। और जैसे यहाँ पे मिसमैच हो गया ना, अब क्या करेगा, अब रिसीवर आगे की जितनी भी फ्रेम अब रिसीवर प्राप्त होंगे ना, सबको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। रिसीवर के पास अब क्या होता है, रिसीवर के पास अभी होता है कि जैसे ही सीक्वेंस नंबर मिसमैच हुआ, रिसीवर आगे की सभी फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर मान के चलो चैनल आपका नॉइसली है, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रेम क्या कर रहे हो, आप ड्रॉप कर पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे फ्रेम जो सीक्वेंस नंबर है उसका मिसमैच होना, और फ्रेम का सीक्वेंस नंबर जैसे मिसमैच होगा आगे की सभी फ्रेम को यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 2 भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट 2 इसलिए भेजेगा कि भाई मेरे को 2 नंबर की फ्रेम प्राप्त नहीं हुई, बाकी फ्रेम इसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन बाकी फ्रेम को इसने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, सेंडर दोबारा से 2 नंबर से लेके आगे की सभी फ्रेम को दोबारा से रिट्रांसमिट। अब जैसे सेंडर ने क्या किया, 2 3 4 5 6 इनको दोबारा से रिट्रांसमिट। अब दोबारा जब रिट्रांसमिट करेगा तो मान के चलो कि सारे फ्रेम आपके सक्सेसफुल प्राप्त होगी, तो फिर आपका सीक्वेंस नंबर क्या आएगा, आपका 7 सीक्वेंस नंबर यहाँ पे, मतलब आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 यहाँ पे सेंडर को प्राप्त होगा। तब फिर मान के चलेंगे हमारी सारी फ्रेम क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। अब देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझो, देखो इसका कितना बड़ा ड्रॉबैक है। सिर्फ एक फ्रेम क्या हुई थी, लॉस्ट हुई थी। कौन से नंबर की, सिर्फ एक फ्रेम, 2 नंबर की फ्रेम लॉस्ट हुई थी। लेकिन 2 नंबर की फ्रेम लॉस्ट होने की वजह से हमें वापस से रिट्रांसमिट एक फ्रेम को करना चाहिए था, लेकिन हमने गो बैक एनआरक्यू में 2 नंबर के बाद की जितनी भी फ्रेम उन सबको हमने वापस से क्या कर रिट्रांसमिट, मतलब 2 3 4 5 6 इनको सबको हमें क्या करना पड़ा, रिट्रांसमिट करना। तो जिससे अगर चैनल आपका नॉइस ले तो आपका ओवरऑल जो यूटिलाइजेशन है जिससे डाउन हो जाता है, ओवरऑल यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि आप फ्रेम को बार बार रिट्रांसमिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर की विंडो साइज है वो 1 है,
ईश्वर आउट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? एक बार में सिर्फ एक फ्रेम क्या करेगा, प्राप्त करेगा। हाँ, सेंडर की विंडो साइज है वो बहुत सारी हो सकती है, और सेंडर की विंडो साइज डिपेंड करती है सेंडर की क्या, विंडो सीक्वेंस बिट पे। तो सीक्वेंस बिट होता है उसके अकॉर्डिंग सेंडर की विंडो साइज डिसाइड होती है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके 2 की पावर n -1 माइनस नीचे की साइड होता है, और माइनस नीचे की साइड क्यों होता है उसका रीजन बता दिया। ठीक है, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो केस बनता है, वो नेक्स्ट हमने जो केस बना रखा है, नेक्स्ट केस ये बना रखा है कि मान के चलोगे आपके पास में जैसे सपोज को देखो, हाँ 3 सीक्वेंस नंबर ले रखा है हमने, नेक्स्ट केस बना रखा है, इसमें क्या करें, अच्छा फ्रेम जैसे फ्रेम 0 प्राप्त होगी, फ्रेम 1 प्राप्त होगी, फ्रेम 2 प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। तो उसके बाद में 7 यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट को यहाँ पे भेज दिया जाता है, और 7 एक्नोलॉजमेंट भेज के, और यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुली यहाँ पे आपके सारी फ्रेम प्राप्त होगी, मतलब सभी फ्रेम यहाँ पे सक्सेसफुल प्राप्त होगी, और एक्नोलॉजमेंट 7 पहुंच गई, तो मतलब पीछे की सारी फ्रेम क्या होगी आपके सक्सेसफुल प्राप्त होगी। तो ये पहली वाली विंडो ही मैंने पहली वाली स्लाइड ही उसको दोबारा यहाँ पे काम में लिया है। अच्छा, ये क्या है, इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने अच्छा वो रिपीट होगी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो को डिलीट कर देंगे, ये दोनों वापस से रिपीट हो रखी है, तो दोनों वापस से यहाँ पे लॉस्ट के बारे में मैंने बताई दिया, लॉस्ट केस में बता दिया। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट के केस में सेम वही कहानी होती है, जब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है तो यहाँ पे थर्ड जो केस बनता है गो बैक एंड केस में कह रहे हैं भाई अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, तो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट के केस में हमारे पास में वही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो सेंडर होता है उसका टाइमर एक्सपायर हो जाता है, और सेंडर का टाइमर एक्सपायर होने के बाद सेंडर क्या करता है उसको वापस से रिट्रांसमिट। तो जैसे मान के चलो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, तो देखो जैसे मान चलो हमारे पास फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉस्ट होगी, तो भाई रीट्रांसमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर मान चलो हमारे पास में जैसे इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट की बात करें, तो इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक जो फ्रेम है उस हर एक फ्रेम की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज पा रहे हैं। ठीक, अच्छा देखो इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये बनता है, जैसे मान के चलो कि अगर मान के चलो आप इंडिविजुअल यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, तो उस टाइम पे अगर एक्नॉलेजमेंट आप कंटिन्यू पाइपलाइन मैनर भेज रहे हो, तो अगर बीच की कोई फ्रेम अगर लॉस्ट भी बीच की वो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती है, तो आगे आने वाली एक्नॉलेजमेंट पुरानी एक्नॉलेजमेंट के बारे में ये बता देते हैं कि वो पुरानी एक्नॉलेजमेंट का डेटा था वो प्राप्त हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश एक्नॉलेजमेंट आपकी लॉस्ट हो चुकी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस ले लेंगे हम। ठीक है, ये मैंने वही बताया भाई नॉइसली चैनल में क्या होता है कि अगेन एंड अगेन रिट्रांसमिट करना पड़ता है, तो बहुत सारे रिट्रांसमिशन होता है इस केस में। ठीक है, फिर उसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन लिया है जो आपके गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें क्वेश्चन समझो क्या है, इफ इनिशियली सीक्वेंस नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इनिशियली सीक्वेंस नंबर स्टार्ट आपका जीरो से हो रहा है, इफ 5 बिट सीक्वेंस नंबर यूज इन गो बैक एनआरक्यू, 5 बिट आपका सीक्वेंस नंबर गो बैक एनआरक्यू में यूज किया गया, देन कह रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ 99 फ्रेम, तो कह रहा है 99 फ्रेम का सीक्वेंस नंबर क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपके गेट के एग्जाम पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना, फिर मैं यहाँ पे मैं भी सोल्व कर देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो फ्रेम है उसका जो स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर जीरो से, जब 5 बिट सीक्वेंस नंबर यूज किया है, तो 5 बिट सीक्वेंस नंबर मतलब है 2 की पावर 5 माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम जो विंडो साइज होगी कितनी होगी, 31 होगी, और 0 से 31 तक, यहाँ पे देखो 0 से लेके 31 तक, एक बार में हम 31 क्या किसको फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे जो 99 फ्रेम है, 99 फ्रेम का सीक्वेंस नंबर पूछ रहे हैं। देखो 0 से लेके 30 तक हमने, तो 0 से लेके 30 तक हमने पहली बार में यूज किया, तो 31 फ्रेम ट्रांसमिट कर दी। फिर अगला हम 31 से स्टार्ट करेंगे, अगला 31 से स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिकली यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर है वो 0 से लेके 31, फिर वापस से 0 से लेके 31, फिर वापस से 0 से लेके 31, फिर वापस से 0 से लेके 31, इस टाइप से सीक्वेंस नंबर क्या होते रहते हैं, सीक्वेंस नंबर आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब जब सीक्वेंस नंबर आपके रिपीट होते रहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 99 फ्रेम का सीक्वेंस नंबर बताना है। देखो 0 से 31 तक हमारी कितनी 32 फ्रेम होगी, फिर 0 से 31 तक कितनी फ्रेम होगी, 32 फ्रेम होगी, फिर 0 से 31 तक कितनी फ्रेम 32 फ्रेम होगी। देखो 96 इसका बताना है, 99 फ्रेम नंबर बताना है। तो 99 फ्रेम नंबर क्या होगा, 0 1 2, तो 99 फ्रेम नंबर का जो सीक्वेंस नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, वो आपका। ठीक है, अच्छा ये मैंने कैसे सोल्व किया इसका मैं आपको अच्छे से लॉजिक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखो समझो, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया। जैसे मान के चलो मैंने 0 से लेके और 6 सीक्वेंस नंबर को
काम में लेके और मैंने टोटल 7 फ्रेम को ट्रांसमिट कर दिया, 7 फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। अब जब 7 फ्रेम मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे जब 0 से लेकर 6 सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आपके मैच हो चुके, तो जब आप एक्नॉलेज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो बिट्स को एक्नॉलेजमेंट के रूप में भेजा जाता है वापस सेंडर को। तो एक्नॉलेजमेंट रूप में किसको भेजा? 7 को भेजा। तो इसका मतलब है अब जब आगे आप फ्रेम ट्रांसमिट करोगे वो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? वो स्टार्ट करोगे 7 से, वो स्टार्ट करोगे 7 सीक्वेंस नंबर से। अब देखना 7 जो सीक्वेंस नंबर है, 7 सीक्वेंस नंबर के बाद वापस से 0 स्टार्ट हो जाता है। अगली जो फ्रेम होगी वो स्टार्ट होगी 7 सीक्वेंस नंबर से, फिर 0 1 2 ऐसे करके टोटल आप मैक्सिमम एक बार में कितनी फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हो? कितनी? 7, क्योंकि सीक्वेंस नंबर कितना है? 3 बिट का है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी विंडो साइज कितनी होती है? 7 हो सकती है। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप से इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके सामने पुट किए हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि भाई आपने एक बार में 0 से लेके 30 तक टोटल 31 फ्रेम भेजे। अब अगली जो फ्रेम भेजोगे उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 31 होगा। 31 से लेके आप कितनी टोटल 31 फ्रेम भेजोगे, 31 फ्रेम भेजोगे, तो इसका मतलब 31 सीक्वेंस नंबर को हम काम में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 99 जो फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा? तो 99 फ्रेम का सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा भाई? यहां से आप चेक कर लो, यहां से आप 0 से लेके 31, फिर वापस से 0 से लेके 31, फिर वापस से 0 से लेके 31। अब इस टाइप से पूरा चेक करते आ जाओ। अब 99 फ्रेम का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गेट का क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो गो बैक एनआरक्यू है, इसका एक मेजर जो ड्रॉबैक है, वो मेजर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप फ्रेम वापस से रीट्रांसमिट कर रहे हो जबकि आपका बीच का कोई एक फ्रेम लॉस्ट हुआ है और बाकी की सारी फ्रेम रिसीवर को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन एक फ्रेम लॉस्ट होने के बाद जितनी भी फ्रेम रिसीवर प्राप्त होती है वो सारी की सारी फ्रेम का सीक्वेंस नंबर मिसमैच हो जाता है, और जैसे इस फ्रेम का सीक्वेंस नंबर मिसमैच होता है सभी फ्रेम को वापस से रीट्रांसमिट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, गो बैक एनआरक्यू का। तो गो बैक एनआरक्यू में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, पहला सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विंडो साइज है ना, विंडो साइज 2 की पावर n-1। अच्छा, विंडो साइज ये डिसाइड करती है कि आप एक बार में कितनी फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, विंडो साइज का सीक्वेंस नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जनरल 0 से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन में मान के चलो सीक्वेंस नंबर आपको और नंबर से स्टार्ट कर दे रखा है तो फिर आपको उस नंबर से आपको क्या करना है? यूज करना है। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने अच्छे क्वेश्चन पुट, और भी इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कुछ में गो बैक एनआरक्यू। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे गो बैक एनआरक्यू नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो टेक्निक आते होते हैं सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। अब गो बैक एनआरक्यू को जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे आपके जो रिसीवर विंडो साइज थी तो 1 थी, इस कारणवश आपके रिसीवर के द्वारा आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब ये जो नेक्स्ट टेक्निक है सेलेक्ट रिपीट, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो रिसीवर होता है वो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट कर ले, जिससे क्या होगा? जिससे सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल लॉस्ट फ्रेम है उसको ही रीट्रांसमिट करना पड़ता है। जैसे ना सेलेक्टिव रिपीट मतलब सिर्फ उसी को आप रिपीट करो जो एक्चुअल में लॉस्ट हुई है, जो एक्चुअल में क्या हुई है? लॉस्ट हुई है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो विंडो साइज होता है किसका? सेलेक्ट रिपीट का, वो विंडो साइज होता है 2 की पावर n-1। इसका मतलब होता है जो सीक्वेंस बिट है ना उनसे सिर्फ हाफ सीक्वेंस नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसमें सेलेक्टिव रिपीट में धरना सेलेक्टिव रिपीट और गो बैक एन, इन दोनों को विंडो साइज के ऊपर एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो अच्छे से इसको तो आप माइंड में सेट कर ही लो। गो बैक एन के अंदर जो ये -1 था नीचे की साइड था, सेलेक्टिव रिपीट -1 ऊपर की साइड है। इसका मतलब हाफ सीक्वेंस नंबर को आप क्या करते हो? सेलेक्टिव रिपीट में आप फ्रेम ट्रांसमिट करने के लिए काम में लेते हो एक बार में। ठीक, अच्छा, सेंडर का जो स्लाइडिंग विंडो है वो यहाँ पे रिसीवर स्लाइडिंग विंडो को इक्वल होता है। इसका मतलब होता है कि सेंडर की स्लाइडिंग विंडो जितना है, सेंडर का स्लाइडिंग विंडो कितना है? 2 की पावर n-1, सेम उतना ही स्लाइडिंग विंडो किसका होता है? रिसीवर को। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका रिसीवर क्या करेगा? आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट कर, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेंडर विंडो साइज रिसीवर विंडो साइज कितना होता है? 2 की पावर n-1 होता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो मान चलो सीक्वेंस नंबर 3 है, सीक्वेंस नंबर 3 बिट का है, तो यहाँ सीक्वेंस जो बिट है वो 3 बिट का है, तो सीक्वेंस नंबर जो बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पे एक बार में सिर्फ और सिर्फ आप कितनी, एक बार में सिर्फ और 4 ही फ्रेम ट्रांसमिट, एक बार में हाफ सीक्वेंस नंबर को काम में लेकर आप फ्रेम ट्रांसफर कर पाओगे। आप कंप्लीट सीक्वेंस नंबर काम में नहीं ले सकते, आधे सीक्वेंस नंबर काम में लेते हो आप। किसको ले? फ्रेम ट्रांसफर कर, इसमें सेलेक्ट रिपीट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके रिसीवर के पास में जो विंडो साइज होती है वो सेंडर के बराबर होती है, जिससे रिसीवर क्या करता है? रिसीवर बफर कर लेता है, जो करता है बफर कर लेता है। अब इस केस देखो, मैंने यहाँ पे केस बना बता रखा है। जैसे मान के चलो
यहाँ पे 3 बिट सीक्वेंस नंबर काम में लेके और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम ट्रांसमिट करो। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो सेंडर की विंडो साइज है, वो सेंडर की विंडो साइज कितनी है, वो 4 है। इसका मतलब है यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 सिर्फ चार फ्रेम को एक साथ ट्रांसमिट करो। तो पहली फ्रेम ट्रांसमिट की 0, दूसरी 1, तीसरी 2, अगली 4, तो हमने 4 फ्रेम ट्रांसमिट की। और मान चलो पहली नंबर की फ्रेम क्या होगी, लॉस्ट होगी, तो 0 नंबर फ्रेम क्या होगी, प्राप्त होगी। पहली फ्रेम क्या होगी, लॉस्ट होगी, लेकिन 2 और 3 ये फ्रेम क्या होगी, यहाँ पे प्राप्त होगी। अब यहाँ पे जो रिसीवर होता है ना, वो क्या करता है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेता है। तो रिसीवर को कौन सी फ्रेम आ गई, रिसीवर को पहली फ्रेम आ गई, सबसे पहले रिसीवर पास कौन सी आ गई, 0 नंबर की सीक्वेंस आ गया, 2 का आ गया और 3 का आ गया। इसने इन तीनों क्या कर लिया, बफर कर लिया। अब रिसीवर को कौन सा प्राप्त नहीं हो, रिसीवर को 1 प्राप्त नहीं हो, तो रिसीवर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के रूप में क्या भेजेगा, 1 भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट के रूप में क्या भेजेगा, 1 भेजेगा। अब यहाँ पे सेंडर जो है ना, वो सेंडर वापस से जो रिट्रांसमिट करेगा, वो सिर्फ फ्रेम 1 को रिट्रांसमिट करेगा, सिर्फ फ्रेम 1 को रिट्रांसमिट करेगा। फ्रेम 1 के आगे की सभी फ्रेम को रिट्रांसमिट नहीं करेगा, ये सिर्फ फ्रेम 1 को रिट्रांसमिट करेगा। और जैसे ही फ्रेम 1 यहाँ पे प्राप्त होगी, तो यहाँ पे जब फ्रेम 1 यहाँ पे इस बफर में प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद में रिसीवर क्या करेगा, इन सभी फ्रेम को सीक्वेंस में अरेंज करके और काम में ले लेगा। सभी फ्रेम को सीक्वेंस में अरेंज करके क्या करेगा, काम में ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिससे कि आपके बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होता है वो प्रॉपर हो जाता है। आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेते हो, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन क्या होता है, प्रॉपर हो जाता है। इसमें गो बैक एनएआरक्यू, गो बैक एनएआर, सॉरी सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू में, सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू में, गो बैक एनएआरक्यू में क्या था, गो बैक एनएआरक्यू में आपका जो रिसीवर की विंडो साइज थी तो 1 थी, इस कारणवश रिसीवर सिर्फ एक बार में एक ही फ्रेम एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बफर का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन सेलेक्ट रिपीट में रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम एक्सेप्ट कर रहा है, और सेलेक्ट रिपीट में सिर्फ उन्हीं फ्रेम को वापस से रिट्रांसफर करवाया जाता है जो एक्चुअल में क्या होती है, लॉस्ट होती है, एक्चुअल में जो लॉस्ट होती है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भाई आपके सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू और गो बैक एनआरक्यू की जो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, वो इफिशियंसी का फॉर्मूला सिंपल सी बात वही है कि जैसे हम सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू बात करें, तो सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू में हम एक बार में कितनी फ्रेम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, तो विंडो साइज। तो भाई आपकी जो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला तो सेम वही है जो आपके किस में था, स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में था, लेकिन आप एक बार में यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिट कर पा रहे हो। तो भाई चैनल का जो भाई इफिशियंसी मतलब चैनल का ओवरऑल आप यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हो, कितना इफिशियंसी के साथ, कितनी इफिशियंसी के साथ आप डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे हो। ये तो इफिशियंसी फॉर्मूला किसका है, स्टॉप एंड वेट का है। लेकिन आप एक बार में मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हो, तो कितनी फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हो उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो सेलेक्ट रिपीट में कितनी फ्रेम ट्रांसमिट करते हो, 2 की पावर n माइनस वन ऊपर की साइड है, तो ये एफिशिएंसी बन जाएगी किसकी, सेलेक्ट रिपीट की। और गो बैक एनर की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 2 की पावर n माइनस वन नीचे की साइड है, और उसके बाद फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पे जो x है, x का मतलब होता है क्या, सेम वही कहानी, आपका प्रोपोगेशन डिले मतलब ट्रांसमिशन प्रोपोगेशन, और उसके बाद ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू और किसमें, गो बैक एनआरक्यू। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पुट होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुट अगर होते हैं तो फिर सिंपल सी बात है कि आपको इन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर देना, बस वैल्यू पुट करके आंसर देना, डायरेक्टली आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं आती, सीधा आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पे आज की जो हमारी क्लास थी, आज की क्लास में हमने यहाँ पे बेसिकली फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में हमने स्टडी किया है, और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को जो हमने पूरा समझा है, उस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के बेस पे एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि अच्छे जो एक कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पोर्शन होता है वो आपका अच्छा खासा वेटेज प्ले करता है, और कंप्यूटर नेटवर्क का जो वेटेज है, उस वेटेज के बेस पे जो आपका डेटा लिंक लेयर है उसका वेटेज बहुत अच्छा है। और उसमें जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें बेसिकली स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, गो बैक एनआरक्यू, सेलेक्ट रिपीट एआरक्यू, इस टाइप से जो अलग अलग टाइप की टेक्निक्स के बेस पे जो हमारे जो बेसिक जो थ्योरी पॉइंट्स के क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए ये जो आपके पास में जो लेक्चर है, ये लेक्चर सफिशिएंट लेक्चर है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बीच में शायद मैंने स्किप किया था, मैं उस क्वेश्चन को भी वापस से बता देता हूँ आपको। देखो ये तो मैंने करवा दिया आपको, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ओवर द स्टॉप एंड वेट। देखना स्टॉप एंड वेट यार को कंपैरिजन में स्लाइडिंग विंडो, तो अदर जो स्लाइडिंग विंडो है ना, गो बैक एनर को, उससे क्या होता है, उससे चैनल का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। क्या होता है, इट इम्प्रूव चैनल। गो बैक एनर का सबसे बड़ा स्टॉप एंड वेट यार को सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि यहाँ पे ओवरऑल चैनल का यूटिलाइजेशन था वो क्या था, डाउन था। चैनल का यूटिलाइजेशन डाउन क्यों था स्टॉप एंड वेट यार में, क्योंकि एक राउंड ट्रिप टाइम में सिर्फ एक ही फ्रेम को आप ट्रांसमिट करते
जबकि आपको एक राउंड ट्रिप टाइम में एक ज़्यादा फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाहिए, अगर चैनल की क्या कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर वो आपके अलग जो अदर जो स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल है वो आपकी हेल्प कर दे। ठीक है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो टेक्निक है, कौन-सी? एरर कंट्रोल, उस टेक्निक के बारे में। थैंक यू, टेक केयर।